नमस्कार, आप देख रहे हैं आर शंखनाथ और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। एक बार फिर कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लक्की जी, जो कि पीएम पैकेज एम्प्लॉय हैं, और साथ ही सुवेश जी, ये भी पीएम पैकेज एम्प्लॉय हैं कश्मीर से। बहुत बहुत स्वागत है सुवेश जी, लक्की जी आपका आर शंखनाथ में। लक्की जी, जी, सबसे थैंक यू, पहले मैं थैंक यू। आपसे जानना लक्की जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोग काफी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, आपका आंदोलन काफी लंबा हो चुका है, तो क्या आपको कश्मीर के बाहर से भी लोगों का समर्थन मिल रहा है इस आंदोलन में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम 223 दिन से लगातार जो है आंदोलन वो कर रहे हैं। तो 223 दिन से सिर्फ़ हिंदुस्तान के मतलब भारत के हर एक कोने से लगभग हमें समर्थन मिल रहा है। और सिर्फ़ भारत की बात अगर हम करें तो भारत की ही नहीं, पूरे विश्व से समर्थन मिल रहा है। जहाँ-जहाँ भी चाहे हिंदू संगठन हैं या कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, तो हर जगह से हमें समर्थन मिल रहा है। लेकिन बड़े दुःख की बात ये है कि जिनको समझना चाहिए, हमारी जो दशा है, जिनको समझनी चाहिए वही नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम सरकार जो अभी करंट डिस्पेंसेशन है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो भी समझते हैं, वो भी ये हमारी बात कहते हैं कि बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है, डिमांड आपकी जस्टिफाइड है, मानते हैं वो इस बात को। लेकिन अब वो क्या चीज़ उनको रोक रही है वो हमारी बात मानने से या हमारी डिमांड को पूरा करने से, तो ये वही बता सकते हैं। बट ये है कि हाँ, समर्थन तो बिल्कुल हमें हर जगह से मिल रहा है। जी बिल्कुल सुवेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो कश्मीरी पंडित आंदोलन कर रहे हैं, क्या केवल उन्हीं की सैलरी नहीं मिल रही है या फिर सभी पीएम पैकेज एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दिया जा रहा है? जी, जितने भी कर्मचारी पीएम पैकेज के आंदोलन पे कर रहे हैं, तो उन सब की सैलरी बंद की गई है। और इसके अलावा कुछ हमारे रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज हैं, एससी एसटी कैटेगरी के कुछ एम्प्लॉयज हैं जम्मू में, वो भी आंदोलन कर रहे हैं जम्मू में, और उनकी भी सैलरीज बंद है। तो जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की तो है ही है, और जो एससी एसटी कैटेगरीज हमारे साथ आंदोलन कर रहे हैं, तो उनकी भी सैलरीज बंद बंद है इस समय। जी, बिल्कुल। लकी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोगों को आंदोलन करते हुए लंबा समय हो चुका है। अगर आपकी बात एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर नोडल ऑफिसर नहीं सुन रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने ये भी प्लान किया है कि आप लोग दिल्ली प्रधानमंत्री तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए कूच करेंगे? बिल्कुल, देखिए हमने पहले भी आज से लगभग 3 महीने पहले हम दिल्ली जंतर मंतर भी गए थे। वहाँ हमने 1 दिन का आंदोलन हमने वहाँ किया था, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट अपना दर्ज किया है हमने वहाँ पे। तो हमें उस टाइम लगा था कि शायद यहाँ जो है, यहाँ रह के शायद हमारी बात जो है वो सुनी नहीं जा रही है। दिल्ली गए थे जंतर मंतर पे हमने प्रदर्शन किया है। 1 दिन का जो हमारा प्रदर्शन था वहाँ पे, वो केवल और केवल इसी वजह से था हाँ, कि हमने प्रदर्शन वहाँ किया दिल्ली में, इसी वजह से कि शायद हमारी जो बात है वो वहाँ तक जल्दी पहुँचेगी। लेकिन कहीं न कहीं पे ये दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने के बावजूद भी हमारी जो बात है वो सुनी नहीं गई। अभी हमारी बात जो है वो नहीं सुनी गई, क्योंकि इस जे-एंड-के राज्य में रह के कब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, और 223 दिन हो गए आज हमें प्रोटेस्ट करते हुए। तो अगर हमें लगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं सुना जा रहा है, जैसे एलजी साहब ने स्टेटमेंट दिया था कुछ दिन पहले कि उन्होंने ये चीज़ कही थी कि दरवाजे हमारे खुले हैं सबके लिए, सिर्फ पीएम पैकेज के लिए नहीं, पूरी जनता के लिए, कोई भी आके हमारे साथ बात कर सकता है। लेकिन मैं ये चीज़ भी कहना चाहूँगा कि हमने तो बार-बार प्रोटेस्ट में जब भी हम डिमांड कर रहे थे रिलोकेशन के साथ-साथ, हम ये चीज़ भी कह रहे थे कि हमसे बात करिए। प्रॉब्लम ये हुई कि बात करने का हमें मौका ही नहीं दिया गया। जब बात करने का मौका ही नहीं मिला हमें, तो तो हम ये चीज़ कह रहे थे लगातार, तो यही चीज़ हमने बार-बार कही कि आप हमारे साथ मिलिए, टेबल पे बात करेंगे। देखिए, कोई भी अगर इश्यू हो, कोई भी मसला हो, उसका जो हल है वो बातचीत से ही निकलता है, चाहे कोई भी इश्यू हो। तो हमने यही कहा था कि बातचीत करेंगे, टेबल पे बैठ के हम बात करेंगे। तो जब हम टेबल पे बैठ के बात करेंगे, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा, चाहे बीच का रास्ता है लेकिन निकलेगा। लेकिन हमारे साथ ना बात की गई, हमने बोला कि एक कमेटी का गठन करिए आप, एक एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का गठन करें जो हमसे बात करेगी, हम उनको अपने इश्यूज बताएंगे, वो आगे जाके जो केस है हमारा वो प्लीड करेंगे। लेकिन ना कमेटी का गठन हुआ, ना हमारे साथ डायरेक्ट बात हुई।
तो कहीं ना कहीं पे ये है कि सरकार जो है अभी चुप्पी साधे हुई है, और सरकार के मन में, शायद एडमिनिस्ट्रेशन के मन में यही है कि कब तक प्रोटेस्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये 6 महीना 7 महीना कितनी देर प्रोटेस्ट करेंगे, आखिर में थक के वापस जाएंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, देखिए जान है तो जहान है, ये तो मोदी जी ने कहा है। तो जब हमें पता है कि कश्मीर में हमारी जान को खतरा है, तो हम क्यों वहां जाएंगे? तो जब तक हमारी डिमांड जो है वो पूरी नहीं होती, तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और अगर हाँ जरूर हमें लगा कि यहाँ पे नहीं हो रही है, हमारी डिमांड जो है वो अब नहीं सुनी जा रही है, तो उसके बाद हम दिल्ली की तरफ जरूर। सुरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोग कश्मीर की घाटी में कितने लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, और क्या पहले भी कभी आप लोगों ने आंदोलन किया है इस प्रकार का? देखिए, मैं तो पिछले 3 वर्ष से कश्मीर में कार्यरत हूँ, और कुछ लोग जो हैं उनको 10 साल हो गए हैं, कुछ लोगों को 12 साल हो गए हैं। तो इससे पहले भी आंदोलन टाइम टू टाइम 2013 में, फिर 14 में, फिर 2016 में टाइमली आंदोलन किया गया है हमने। ये नहीं कि यह पहला आंदोलन है, इससे पहले भी 2016 में आंदोलन हुआ है, 2014 में भी हुआ है। तो क्योंकि परसेप्शंस जो थे वो थ्रेट परसेप्शंस तो हमें 2010 से ही थ्रेट परसेप्शंस हमें लग रहे थे। तो टाइमली जब 2016 में एक बुरहान वानी का केस हुआ था, तो उस समय भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जम्मू में हुआ था, आरटी ऑफिस में। जब हमारे जो वहाँ पे क्वार्टर्स थे, माइग्रेंट क्वार्टर्स, वहाँ पे पथराव किया गया था उन पे, और कुछ जलाए गए थे, कुछ गाड़ियां तोड़ी गई थी। तो वो एक परसेप्शन, थ्रेट परसेप्शन बना था पिछले 10-12 साल से, वो थ्रेट परसेप्शन तो कंटिन्यू था। मगर अब जब बात टारगेटेड किलिंग पे आ जाती है, तो ये थोड़ा गंभीर विषय हो जाता है कि आप तो सीधे जान पर बनाई है। तो इस वजह से जो ये 200 पिछले 222 दिन से हमारा प्रदर्शन चल रहा है, तो ये तो अब जब तक ये किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाता, तो तब तक ये रुकने नहीं वाला है। क्योंकि अब जब तक जान ही सुरक्षित नहीं रहेगी, तो फिर पीछे बचा क्या? कि जान है तो जहान है, ये जो मोदी जी का बिल्कुल डायलॉग है, तो जान है तो जहान है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। टाइम टू टाइम सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को, जितने भी हमारे एम्प्लॉइज के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने टाइमली सरकार को ये बताया गया है कि आने वाला समय जो ये माइनॉरिटी कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय है, इसके लिए थ्रेट परसेप्शन, क्योंकि हम वहां पे ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, ग्राउंड लेवल का पूरा पता चलता है कि क्या हालात होने वाले हैं, क्या वहां पे चल रहा है। तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट डोमेन में ये लाई गई हैं चीजें, और अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने टाइमली एक्ट नहीं किया, और जिस कारण टारगेटेड किलिंग्स का जो दौर है वो स्टार्ट हुआ। तो अब हम यही आशा करते हैं कि सरकार हमारी जो डिमांड है उसको तुरंत ऑन अर्जेंट बेसिस, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ऑन प्रायोरिटी बेसिस सुने और एड्रेस करे। जी, लक्की जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पीएम पैकेज एम्प्लॉइज जो हैं, उन्हें पीएम पैकेज के अंतर्गत क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? देखिए, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज जो है, सबसे पहले तो हमने जब 2008 में अनाउंस हुआ था पैकेज, तो उसके बाद इम्प्लीमेंट हुआ ये 2010 में। तो इसके साथ अगर ये हम पढ़ेंगे, ये पीएम पैकेज का जो पूरा जो फॉर्मेट था उस टाइम, फॉर्म जो फिलअप किया हुआ था, उसमें बहुत सारे ऐसे इन्होंने सुविधाएं रखी थी। जो प्राइम सुविधाएं इसमें थी, सबसे पहले रिहेबिलिटेशन, मतलब हमें एक एकोमोडेशन वहां मिलती। दूसरा, सिक्योरिटी तो थी सिक्योरिटी, एकोमोडेशन इन्होंने रखा था, और बहुत कुछ चीजें इन्होंने रखी थी। और एक और उसमें पॉइंट ये जोड़ा गया था कि जब तक वो पूरी प्रॉपर एकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करती गवर्नमेंट, तब तक जो रेंट है एक एम्प्लॉय का, वो रेंट पे किया जाएगा। लेकिन ये बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि इनमें से कोई भी चीज अभी तक 12 साल से फुलफिल नहीं हुई। चाहे वो एकोमोडेशन की बात हो, तो 12 साल से एकोमोडेशन भी नहीं दे पाई गवर्नमेंट, चाहे वो पिछली सरकार थी, चाहे वो अब की सरकार है, बिल्कुल भी एक सिंगल एकोमोडेशन भी नहीं दी गई। और जब सिक्योरिटी की बात हम करते हैं, तो आप देख ही सकते हैं कि सिक्योरिटी के नाम पे तो बिल्कुल जीरो है। आए दिन वहां पे एक थ्रेट लेटर्स तो ये तो इशू होती रहती है, लेकिन आए दिन जो किलिंग्स हो रही है, टारगेट किलिंग्स, तो सिक्योरिटी के लिहाज से भी बिल्कुल फेल हो गई, और एकोमोडेशन के लिहाज से भी वहां भी फेल होती हुई नजर आ गई सरकार। और जो इन्होंने वादा किया था ये कि जब तक हम एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तब तक जो है रेंट वो पे किया जाएगा, तो वो तो बिल्कुल ही, वो तो पहले दिन से ही इन्होंने उस पर कोई भी उस पर एक्शन लिया ही नहीं। तो अगर हम, जब आपने सवाल पूछा, तो ये है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं, हमें यहाँ से उठा के
वहां लिया गया हमें एक बंधुआ मजदूर की तरह वहां लिया गया, हमसे एक बॉन्ड साइन करवाया गया जिसमें हमें कहा गया कि जी कोई भी परिस्थिति हो तो आप कश्मीर छोड़ के नहीं आ सकते। लेकिन उसमें सरकार ने भी ये बिंदु जो मैंने आपको बताए, सरकार ने भी ये चीजें कही थी, लेकिन सरकार अपनी एंड से तो फेल हो गई। लेकिन अब सरकार चाहती है कि वो हम जो है हम अपने जो हमने जो लिख के दिया था हम उस पर कायम रहे। तो जो गवर्नमेंट अपने पे कायम नहीं रह पाई तो हम कैसे रहेंगे। और दूसरी बात ये कि अभी की सिचुएशन जो है, अभी वहाँ इमरजेंसी की सिचुएशन है, एक प्रकार से देखा जाए तो इमरजेंसी की सिचुएशन है, वहां पे जान ली जाती है। तो जब जान की बात आती है तो वहां पे कोई भी बॉन्ड की अक्सर बात होती है, वहां पे बॉन्ड का तो वैल्यू ही नहीं रहता है। तो जो सरकार ने वादे किए थे वो सरकार ने बिल्कुल भी पूरे नहीं किए, हमें उठा के वहां भेज दिया। और जबकि मैंने पहले भी आपके शो में कहा था कि हमने जो प्रॉब्लम्स हमारी थी, हमें एक एक रूम में 6 फैमिलीज को रखा गया, एक एक रूम में 6 फैमिलीज को, जो 6 फैमिली सिंगल किचन यूज करते थे, सिंगल वॉशरूम यूज करते थे, एक किचन में 6 सिलेंडर होते थे। और हमने हर बार ये आवाज उठाई, हर बार ये आवाज हमने उठाई कि देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, हम इनह्यूमन की तरह हमें ट्रीट किया जाता है। तो आप हमारे देखिए हमारे भी मानव अधिकार हमारे भी है, हमारा भी हक है कि अच्छे से रहे। लेकिन आपने देखिए किस हाल में रखा हमें। लेकिन एक बार भी सरकार की तरफ से न कोई जवाब आया और न ही सरकार ने कोई भी सुध ली कि इनको तो हमने भेज दिया था, लेकिन फिर रखा कहाँ, रखा किस हाल में, और अब ये किस हाल में बिल्कुल भी नहीं। अब तक आज की डेट तक सरकार ने बिल्कुल भी नहीं उस चीज की सुध ली। हाँ, अब सरकार ने जैसे अब पार्लियामेंट में माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि आज से 1.5 साल पहले उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर 6,000 अकोमोडेशन हम प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन 6,000 अकोमोडेशन छोड़िए, 600 अकोमोडेशन भी नहीं दे पाए वो। 600 तो छोड़िए, 60 अकोमोडेशन भी नहीं दे पाए वो। ये जो 1.5 साल, तब से 1.5 साल हो गया है जब से उन्होंने पार्लियामेंट में ये चीज कही थी। तो वादे तो बहुत किए गए, दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन ये दावे जो है, ये वादे जो है बिल्कुल खोखले दावे, बिल्कुल खोखले दावे। तो ऑन ग्राउंड जो है, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हो रहा है। ऑन ग्राउंड सिर्फ हमें उस टाइम एक ऑर्डर दिया गया, आप जाइए नौकरी करिए, तो हम वहां गए। उसके बाद हमारी कोई सुध नहीं ली गई, किसी भी सरकार ने हमारी सुध नहीं ली कि हम वहां किस प्रकार से रहे, किन विपरीत परिस्थितियों में हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहां की परिस्थितियां जब हम देखते हैं, वहां की परिस्थितियां, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूंगा। देखिए वहां के जो लोकल्स है, चाहे हमारे स्टाफ हो, चाहे हम किसी के घर में रेंट पे रहे, तो ठीक है, उन्होंने तो कॉपरेट किया, हम कॉपरेशन था उनका। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे हम, तो वहां के कुछ ऐसे माइंडसेट्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो ब्यूरोक्रेसी में है, जो नहीं चाहते कि एक कश्मीरी पंडित यहाँ बसे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा ही है, वो नहीं चाहते कश्मीरी पंडित वहां आए और फिर से बसे। तो उन्होंने इस तरीके से हमें वहां एक टारगेट किया। एक तो हो गया, तो ये तो गन टेररिज्म तो है ही, लेकिन पेन टेररिज्म साथ में चलाया हमारे साथ। तो उस पेन टेररिज्म के खिलाफ हम फिर भी लड़ते रहे, हम वहां रह के लड़ते रहे। लेकिन अब की जो ये दशा हुई पिछले 1.5 साल से, जो टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, तो यहाँ पे हमने कहा नहीं, अब चाहे अब हमें यहाँ रहना हमारा सेफ नहीं है। तो हम वहां से निकल आए। 12 मई को जो किलिंग हुई थी, उसके बाद हमें लगा था कि शायद सरकार हमारी सुध लेगी, लेकिन नहीं ली, तो हम वहां से निकल आए। तो तब से लेके अब तक 223 दिन हो गए। 223 दिन से हम लगातार सरकार से एक ही गुहार लगाते हैं कि वहां, और आप देख सकते हैं कि देखिए हम तो 223 दिन से कह रहे हैं, लेकिन वहां सरकार तो नहीं मान रही है। सरकार तो अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रही है, जैसे हमारे नित्यानंद राय जी, एमओएस होम, उन्होंने अपनी वो अलग ही स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनका कुछ ही दिन पहले वो स्टेटमेंट आया था कि 2020 में कोई भी हिंदू जो है वो नहीं मारा गया। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या उनको नहीं पता 2020 में जो है वो लॉकडाउन था? पूरा जो देश है वो लॉकडाउन में था, कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। 2021 में कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था, पूरा लॉकडाउन था। जो भी, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी हो, सब अपने अपने घरों में बंद थे। तो जो सॉफ्ट टारगेट है, माइनॉरिटी सॉफ्ट टारगेट है कश्मीर में, तो ये सॉफ्ट टारगेट जो है ये तो वहां बंद था, अपने अपने घरों में बंद था। तो जो मिलिटेंट्स थे उनको इन्हें मारने का मौका नहीं मिला, तो इस वजह से कोई किलिंग नहीं हुई। तो आप उस चीज को
छुपा रहे हो और इस चीज को बता रहे हो बढ़ चढ़ के कि 2020 में कोई किलिंग नहीं हुई 2000। और आप देखिए जैसे ही लॉकडाउन खुला, अक्टूबर लगभग सितंबर से सारा ठीक होने लगा, तो अक्टूबर में सब नॉर्मलाइज हुआ, सब निकलने लगे और अक्टूबर में सबसे पहले किलिंग हुई। दीपक चंद मेहरा जी और सुपिंदर कौर, उनको बाहर निकाल के आईडी कार्ड चेक करके उनको मारा जाता है। तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस समय ये है कि इस समय भी हम यहाँ पे है, तो वहां पे फिर भी अब जो जो उनको मिल रहा है उसको टारगेट कर रहे हैं, वो मार रहे हैं और आए दिन थ्रेट लेटर्स निकल रही हैं। और हम जो 223 दिन से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, हम चीख चीख के कह रहे हैं सरकार से, तो ये जो थ्रेट लेटर्स आ रही हैं जो, और नाम लेके, जो नाम लेके प्लेस ऑफ पोस्टिंग लेके जो थ्रेट लेटर्स आ रही हैं, ये तो साफ है कि भाई वो तो कहते हैं कि भाई आपको यहाँ टारगेट किया जाएगा इस जगह पे। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको कि सरकार ने कहा था कि उस समय टीवी चैनल्स पे भी आया था कि इतने कश्मीरी पंडित्स की 57 कश्मीरी पंडित्स की जो है ट्रांसफर सेफ प्लेसेस पे की गई है, सिक्योर प्लेसेस पे इनकी ट्रांसफर कर दी गई है। और जो लिस्ट उस टाइम पब्लिश किया गया था, जो टीचर्स थे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के, सीओ श्रीनगर ने एक लिस्ट निकाली थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही वाहवाही लूटी थी उस टाइम, मतलब अपनी पीठ थपथपाई थी कि हमने इनकी जो ट्रांसफर है वो सेफर लोकेशंस पे की। तो जो कुछ हफ्ते पहले जो थ्रेट लेटर आया टीआरएफ जो आतंकवादी संगठन है उनके द्वारा, उसमें वही लिस्ट अटैच कर दी गई, वही लिस्ट जोड़ी गई उसमें, और उसमें उन्होंने वही लिस्ट और जिसमें प्रॉपर जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, कहाँ पे इसकी जॉब है, तो वो साथ में टैग कर दी गई। तो जहां पे सरकार हमें कह रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन हमें कह रही थी ये जगह इनके लिए सेफ है, तो आतंकवादी संगठनों ने बता दिया कि भाई ये जगह भी इनके लिए सेफ नहीं है, क्योंकि हम इनको वहीं जाके हम किल कर सकते हैं। तो सरकार की जो वो जो दावा था उनका, जो सेफर और सिक्योर प्लेसेस का, उसकी तो पोल खुल गई। उसके बाद और भी थ्रेट लेटर्स निकल रहे हैं साथ साथ में, और नाम लेके, प्लेस ऑफ पोस्टिंग लेके। तो सरकार को कहीं ना कहीं पे समझने की जरूरत है, उनको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। जो अभी सरकार कह रही है कि नहीं जी कश्मीर घाटी के हालात ठीक है, वहां ये है, वो चल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको समझना चाहिए, उनको अभी मान लेना चाहिए कि कश्मीर घाटी के हालात जो है वो 90 के बराबर है, 90 दशक में जो हालात थे वही हालात आज भी है, तो समझ लेना चाहिए। अब क्या चीज उनको रोक रही है ये मानने से? शायद उनका प्रेस्टीज पॉइंट है ये, कि अगर हम ये एक्सेप्ट करेंगे तो पूरे भारतवर्ष में ये जो हमने पहले ही फैला के रखा है कि कश्मीर घाटी के हालात हमने ठीक कर दिए, तो शायद वो कहीं ना कहीं पे वो टूट जाएगा, वो हमारा जो फैला है वो भ्रम है। तो ये चीज है, सरकार को भी समझ लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए ग्राउंड सिचुएशन। हाँ जी, ग्राउंड रियलिटी ये है कि कश्मीर घाटी के हालात ठीक नहीं है, और फिलहाल के लिए अगर वो हमें बचाना चाहते हैं, ठीक है, हाँ, अगर वो हमें सच में बचाना चाहते हैं तो उनको क्या दिक्कत है? कोई ऐसी परेशानी होनी नहीं चाहिए कि आप एक जगह से आप दूसरी जगह, देखिए आप समझिए कि एक मकान है, एक मकान का एक कमरा है, पूरा मकान है, कमरे इसके अलग अलग है, एक कमरे में रिपेयरमेंट की जरूरत है, तो हम कह रहे हैं तब तक हमें इस जो ये कमरा है, इस कमरे से उठा के दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लीजिए। हम कमरा भी नहीं कह रहे हैं, देखिए यूटी तो एक ही है, जे&के यूटी एक ही है, हम कह रहे हैं इस कोने से हमें इस कोने लाइए, कमरा एक ही है, मकान एक ही है, तो क्या दिक्कत है आपकी? तो लेकिन नहीं, पता नहीं क्या चीज इनको रोक रही है। शायद सेक्युलर फैब्रिक जो क्रिएट किया हुआ है शायद वो आहत ना हो जाए, इसलिए हमें शायद वहां भेजा जा रहा है वापस। तो कहीं ना मजबूर कर रही है हमें सरकार कि हम कोई ऐसा स्टेप ले ले, या तो मास रेजिग्नेशन का स्टेप ले ले, या तो कोई ऐसा स्टेप ले ले कि जिससे फिर सरकार जो है सरकार बदनाम हो जाएगी। हम नहीं चाहते थे, देखिए अभी तक हम, क्योंकि आशाएं उम्मीदें जो हमारी है इसी सरकार से है। 2014 में जब सरकार आई थी तब हमने कहा था कि नहीं अब हमारी बात सुनी जाएगी, 2019 में भी हमने फिर कहा कि नहीं शायद अब हमारी बात सुनी जाएगी, लेकिन हमारी बात अब ऐसा लग रहा है कि शायद हम गलत थे। अभी भी आशा तो इसी सरकार से, लेकिन अब क्यों नहीं कर रही है ये हमारी समझ से बाहर है। तो सरकार को चाहिए कि अपना स्टैंड जो है वो क्लियर कर दे, या तो सरकार सीधे कहे, देखिए सरकार ने अभी ड्यूअल पॉलिसी अपनाई हुई है। एक साइड से सरकार ये है कि ऐसा कोई इन्होंने ऑर्डर नहीं निकाला कि पीएम पैकेज एम्प्लॉयज आर डायरेक्टेड टू रिज्यूम देयर ड्यूटीज, या ऐसा कोई ऑर्डर, वैसा ऑर्डर नहीं निकाला, लेकिन ऑर्डर क्या निकालते हैं, ये एक डीडीओज के थ्रू हमें डराया जा रहा है कि आप एब्सेंट हो, अनऑथराइज्ड एब्सेंट हो, जबकि हम अनऑथराइज्ड एब्सेंट तो है ही नहीं।
हम तो प्रोटेस्ट पे है, सबको पता है हम प्रोटेस्ट पे है, हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं प्रोटेस्ट पे हम। तो एक या सैलरीज हमारी बंद कर दी है 6-6 महीने से सैलरीज। तो अभी एम्प्लॉय इस दुविधा में है कि हम करेंगे क्या। या तो हमें यहाँ रह के भीख मांगनी है, क्योंकि जो सेविंग थी पिछले 6 महीने से वो तो खर्च कर रहे हैं, तो या अब हमें भीख मांगनी है, या वहां जाके एक एक ही आदमी जाएगा वहां और गोली खाएगा। तो बहुत सारे अब शायद इस मतलब एक मानसिक स्थिति हमारी ऐसी हो गई है कि समझ नहीं आ रहा है, हम कंफ्यूज हो गए कि करेंगे क्या। दोनों साइड से अब मौत ही दिखाई दे रही है, यहाँ रहेंगे तो भीख मांगनी है और वहां जाएंगे तो गोली का शिकार होंगे। तो सरकार ने हमें इस कदर अब मजबूर किया है कि हम अभी आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत में हमें डाल दिया। तो सरकार को चाहिए एक क्लियर माइंडसेट के साथ आए और हमें बताए हमें करना क्या है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी भारत सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए हमें करना क्या है। क्या हमें, अगर आप सीधे कहिए कि नहीं आप जाइए वहां गोली खाइए, तो ठीक है हम जाके खाएंगे गोली, क्योंकि जो है परिवार का पालन पोषण तो करना है। या तो अगर आप सच में कहते हैं कि नहीं भारत क्या हम नागरिक है, हम पे भी कोई राइट्स जो है, चाहे ह्यूमन राइट्स है या चाहे हम पे भी आर्टिकल 21 अप्लाई होता है, राइट टू लाइफ हम पे भी अप्लाई होता है, तो हमारी जान बचाइए ना। क्या कौन सी चीज आपको रोक रही है ये? थोड़ा सा अपने प्रेस्टीज को आप साइड रखिए, आप हमें ले आइए कुछ ही देर के लिए। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि हमें परमानेंटली यहाँ रखिए, हम कह रहे हैं कुछ देर के लिए यहाँ हमें लाइए। और जब तक आप यहाँ वहाँ के हालात ठीक कर देते, देखिए हमें अपने सिक्योरिटी एजेंसीज पे भरोसा है, सक्षम है, हमारे फोर्सेस हमारी सक्षम है, हमारी पुलिस सक्षम है, वो वहाँ न्यूट्रलाइज कर देंगे उनको, लेकिन एक टाइम लगेगा। देखिए आंकड़ा कह रहा था कि जो आंकड़े आ रहे हैं आंकड़े कभी मतलब आते हैं कि 200 टेररिस्ट है या 300 टेररिस्ट है। तो जब ये आंकड़े आप बताएंगे कि अब जीरो टेररिज्म है, कश्मीर घाटी के अंदर जीरो टेररिस्ट है, अब आज के बाद वहाँ कोई टेररिस्ट नहीं है, तो हम शौक से चले जाएंगे, हम वहाँ रहेंगे, हमारी मातृभूमि है, हम कश्मीर को छोड़ेंगे क्यों? कश्मीर हमारा है, हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है वहाँ वैसा वातावरण क्रिएट करें। जब तक आप वहाँ का वातावरण वैसा नहीं कर देते, तब तक तो आप हमें यहाँ ले आइए, क्योंकि जान हमारी भी, हमें भी अपनी जान प्यारी है। तो सरकार को भी चाहिए कि क्लियर स्टेटमेंट दे कि हमें करना क्या है। एलजी साहब को, हमारे माननीय मोदी जी को या अमित शाह जी को, इनको पूरा क्लियर स्टेटमेंट देना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो अब हम इन्हीं पे हम छोड़ रहे हैं कि आप बताइए हमें करना क्या है। जी, बिल्कुल सुरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कश्मीर में टारगेट किलिंग की जाती है जिससे रिलेटेड पहले एक लिस्ट जारी किया जाता है और जिसमें साफ-साफ लिखा होता है कि अब अगला नंबर इनका होने वाला है। उसके बावजूद सरकार बचाने में असक्षम है, ऐसा क्यों? देखिए, सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं है या जो भी लिस्ट निकलती है, सरकार बेसिकली इग्नोर कर रही है। मेरे मेरे जहाँ तक मेरा समझना है, जो मैं समझ रहा हूँ, सरकार एक लाइट इस इन चीजों को एक लाइटली तरीके से ले रही है या इग्नोर कर रही है, या सरकार समझ रही है कि ये एक फेक किसी ने फैलाया है। मगर देखिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि थ्रेट लेटर, ये देखिए जो थ्रेट लेटर्स का सिलसिला है, ये पिछले साल 2 अक्टूबर से ही चालू हो गया था। तो देखिए, हम तब बोलते कि ये सरकार अगर समझती है कि ये इतना गंभीर मसला नहीं है, तो देखिए हम तब समझते जब इन लेटर्स के आने के बाद किलिंग्स नहीं होती। देखिए, लेटर्स आती थी, अगले हफ्ते किलिंग्स हो जाती थी। ऐसा सिलसिला चलता रहा पिछले 7-8 महीनों में। ऐसा चलता रहा कि पहले थ्रेट आई, उसके बाद किलिंग्स भी हुई, फिर थ्रेट आई, फिर किलिंग्स हुई। तो देखिए, अगर सरकार टारगेट किलिंग्स को रोकने में अगर उनको समय लग रहा है, ऐसा नहीं बोल रहे कि कंट्रोल नहीं कर पाए, मगर समय लगेगा, क्योंकि देखिए वहां पे अभी जो चल रहा है वो हाइब्रिड टेररिज्म बोलते हैं उसको, हाइब्रिड टेररिज्म में देखिए वो एक कोई ट्रेन टेररिस्ट तो नहीं है, वो एक प्रोफेशनल टेररिस्ट नहीं होता है। उसको सुबह कोई कंट्रैक्ट मिलता है, वो नॉर्मली कोई एक नॉर्मल शॉपकीपर हो सकता है, कोई सब्जी वाला हो सकता है, दूध वाला हो सकता है, कोई बस ड्राइवर हो सकता है। तो देखिए, उसको वो एक नॉर्मल सोसाइटी में रहता है, उसको कोई कंट्रैक्ट मिलता है, कुछ चंद 10 या 20 हजार रुपए मिलते हैं, उसको टारगेट दिया जाता है, शाम को तुझे इस आदमी को मारना है। वो अपना काम करके, अपनी पिस्टल किसी को हवाले करके किसी के साथ निकल जाता, तो और वापस सोसाइटी में मिल जाता है। तो उसका जो है उस जो वो टेररिस्ट रहता है, उसका कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं रहता है। वो एक नॉर्मल सोसाइटी में आपके या मेरे जैसे एक नॉर्मल इंसान रहता है।
तो इस वजह से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज है काफी उन चीजों से। तो हम वही समझते हैं कि देखिए सरकार को इस चीज से निपटने के लिए समय लगेगा। तो वो जो समय लगेगा उनको ये चीज से निपटने के लिए, तो हम बोल रहे हैं कि उस समय के लिए हमें बलि का बकरा ना बनाया जाए, हमें एक स्केपगोट ना बनाया जाए। जब तक कि आप पूरी कश्मीर घाटी से टेररिज्म को वाइप आउट नहीं कर देते, जब तक कश्मीर घाटी को एक टेरर फ्री जोन डिक्लेयर नहीं कर देते, तो आप एक जो सॉफ्ट टारगेट कश्मीरी पंडित या जो अदर हिंदू कम्युनिटी के मेंबर्स है जो सॉफ्ट टारगेट है टेररिस्ट के लिए, हम चाहते आप उन लोगों को फिलहाल दूर रखिए, वहां से दूर रख के आप उनकी सेवाएं, उनकी एम्प्लॉयज की सेवाएं जम्मू से ले लीजिए। ड्यूटी तो एक ही है, और ऑलरेडी एम्प्लॉयज ने 10-10-12 साल सर्व कर चुके हैं घाटी में। अब तो ये तो कोई भी अधिकार है किसी भी एम्प्लॉय का ऊपर से। और घाटी में तो अभी जो सिक्योरिटी सिनेरियो वो भी हमारे लिए अनुकूल नहीं है। तो सरकार जो है, ये मैं समझता हूँ कि सरकार शायद इग्नोर कर रही है या टाइम बाई या डिले कर रही है, डिले टैक्टिक्स कर रही है। तो मेरी यही एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि देखिए ये एक गंभीर मसला है, ये इसको इतना कैजुअली ना लिया जाए, ये एक सेंसिटिव मसला है, इसको सेंसिटिव तरीके से देखा जाए। जान इसमें लोगों की जानें जुड़ी हुई है, फैमिली जुड़ी हुई है, परिवार जुड़े हैं, बच्चे जुड़े हैं, माँ बाप जुड़े हैं। तो देखिए एक इंसान अगर किसी भी फैमिली का एक इंसान जान गंवाता है तो पूरी फैमिली उसकी तबाह हो जाती है, उसके माता पिता सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कोई सिर्फ एम्प्लॉइज की बात नहीं है या ये एक सिंगल पर्सन की बात नहीं है, इस पे पूरी एक कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाती है। पूरा परिवार जब इन्वॉल्व होता है तो परिवार के साथ पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये एक गंभीर मसला है। तो सरकार से ये अनुरोध है कि इसको एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से देखा जाए और हमारी जानों को सुरक्षित किया जाए, हमें रिलोकेट या अटैच किया जाए जब तक कश्मीर घाटी को आप टेरर फ्री डिक्लेयर नहीं कर देते। और उसके बाद जैसे ही माहौल ठीक हो जाएगा तो पूरी एक देखिए 4000 एम्प्लॉइज को ले जाने से वहां पे जो सिस्टम है या जो डेमोग्राफ वो तो चेंज नहीं होने वाली है। अगर वहां पे 4000 एम्प्लॉइज को ले जाना तो आप पूरी कम्युनिटी को ले जाइए, एक प्लान बनाइए, एक रोड मैप बनाइए। जब पूरा समुदाय जाएगा तो एम्प्लॉय तो सबसे पहले जाएगा। ऐसे तो एम्प्लॉय एक बलि का बकरा बन के रह जाएगा वहां पे। तो हमारी ये गुजारिश है कि एक रोड मैप लाइए, एक प्लान लाइए पूरी कम्युनिटी के लिए। तो एम्प्लॉय तो सबसे पहले जाएगा फिर। और तब तक घाटी के जो हालात है, जो टेररिज्म है, वहां पे पूरा जीरो कर दीजिए, ताकि एम्प्लॉय को भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है डेवलप हो सके। एम्प्लॉय को वो माहौल तो मिले जहां वो अपनी ड्यूटीज दे सके, एक सुरक्षित माहौल तो उसे लगे कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ और मैं यहाँ अपनी जो ड्यूटी है यहाँ आराम फ्रीली कर सकता हूँ। तो सुरक्षा देना, वो सुरक्षित माहौल देना, वो सरकार का एक फर्ज है, वो ड्यूटी है, राइट है। और जान बचाना जो है आर्टिकल 21 जो हमारा है उसके लिए हम लड़ते रहेंगे, राइट टू लिव के लिए हम लड़ते रहेंगे जब तक कि हमें हमारी डिमांड फुलफिल नहीं होंगी। सुरेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, आप लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, तो इस हालात में आप लोग क्या इस आंदोलन को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए आंदोलन जब हमने स्टार्ट किया था तब हमारे दिमाग में ये नहीं था कि हमें सैलरी आएगी, सैलरी नहीं। क्योंकि देखिए आंदोलन जो हमने स्टार्ट किया था ये हमने अपनी जान की सुरक्षा करने के लिए स्टार्ट किया था। तो हमें नहीं लगता कि हमने जिस समय आंदोलन हमने स्टार्ट किया था हमने उसी समय दिमाग में ये बात बिठा ली थी कि आने वाला समय हमारे लिए आसान नहीं रहेगा, बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं, सैलरी बंद हो सकती है, कुछ प्रेशर टैक्टिक्स किए जा सकते हैं गवर्नमेंट। तो ये सारा एंटिसिपेटेड पहले से ही था हमें। तो ऐसा नहीं है कि कुछ सरप्राइजिंग है कि सैलरी बंद हो गई है। हाँ ये है कि देखिए आंदोलन में ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो हम पूरी तरह से सक्षम है इस प्रेशर टैक्टिक्स को बेयर करने के लिए। और हमारा आंदोलन हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी जो लेजिटिमेट डिमांड्स है रिलोकेशन ऑफ अटैचमेंट टू जम्मू वो फुलफिल नहीं होती। क्योंकि जान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम, क्योंकि जान है तो जहान है। देखिए वहां पे आए दिन हिट लिस्ट जारी हो रही है कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज की, जिसमें पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के नाम, एड्रेस, फोन नंबर तक पूरी डिटेल्स जो है टेरिस आउटफिट्स तक लीक हो रही हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि एक फेयर साइकोसिस है एम्प्लॉयज के बीच में, जिस वजह से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है कश्मीर वैली में। तो और ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्रेट लेटर्स ही आए हैं, किलिंग्स भी हुई है, हमारे सामने किलिंग्स हुई है, हमारे सामने ऑफिस में जाके मारा गया है,
हमारे कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज को या हिंदू एम्प्लॉइज को, या लेबरर्स जो बाहर से यूपी या बिहार से जो लेबर्स आते हैं उनको मारा गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक सेट पे, हम एक परसेप्शन है, ये किलिंग्स हुई है तो इसी वजह से जो हमारी डिमांड है पूरी 100% जस्टिफाइड डिमांड है, सब पॉलिटिकल पार्टीज हमारे सपोर्ट करती है। बस आशा करते हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है वो भी डिमांड को जल्द से जल्द समझे और हमें एक राहत प्रदान करे। इस शो का आखिरी सवाल होगा लक्की जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप लोग किस प्रकार की कमेटी की मांग कर रहे हैं, और अगर वो कमेटी बनती है तो उससे किस प्रकार से कश्मीरी हिंदुओं का फायदा होगा? देखिए, जो मैंने सबसे पहले एक कमेटी की बात कही थी, जो हम एलजी साहब से कहते हैं कि आप एक कमेटी का गठन करिए। देखिए, अभी ये कमेटी का जो है वो गठन हुआ है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल कमेटी है। वो जो हमारे यहाँ बीजेपी के जो स्टेट हेड है श्री रविंदर रैना जी, उन्होंने अपनी तरफ से 5 लोगों की कमेटी का गठन किया, जो कश्मीर जाके जिन्होंने पूरा जो ग्राउंड सिचुएशन है वो देखा, हमसे भी बात की तो अपनी रिपोर्ट एलजी साहब को दे दी। लेकिन अभी का जो यहाँ पे है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में, एलजी साहब पता नहीं क्या बात है कि वो नहीं मान रहे हैं उनकी बात, या उन्हें बतानी नहीं आ रही है, या जो भी है, तो हमारी जो बात है वो नहीं पहुंच पा रही है। तो हम मांग जो कर रहे हैं ना कमेटी की, हम कह रहे हैं कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बने, जो एलजी साहब खुद अपॉइंट करें, कितने लोगों को उन्होंने करना होगा, चाहे उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब रहें, चाहे उनमें ड्यूकाम साहब रहेंगे, चाहे उसमें जो भी रहेंगे, लेकिन एलजी साहब वो कमेटी का गठन करें। एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की हम मांग कर रहे हैं। अभी की जो कमेटी है वो पॉलिटिकल कमेटी है, तो वो उतना जो है वो बेनिफिशियल नहीं है जितना कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है। देखिए, जो ऑर्डर्स है, चाहे वो वापस जाने के ऑर्डर्स हो, चाहे वो शोकाज नोटिस हो, चाहे वो बायोमेट्रिक ऑर्डर्स हो, तो ये पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं आ रहे, ये आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से। तो हम चाहते हैं यही ब्यूरोक्रेट्स जो है, इन्हीं की कुछ लोगों की कमेटी बने, जो हमसे बात करें और जिनको हम बताएं कि आपने अगर बोला कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी है, तो हम उनसे ये चीज कह सके कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस हमारी आपने किस बेस पे कंपलसरी करी, जबकि आपको पता है कि आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस से इंश्योर करते हैं एक टेररिस्ट को कि 10 से 4 ये एम्प्लॉय आपको इस जगह पे मिलेगा। देखिए, प्लेस ऑफ पोस्टिंग उनको पता है, वो तो सबको पता है कि वो जो लिस्ट वो निकाल रहे हैं, उस लिस्ट के में तो उनको पता है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी यहाँ है। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस से आप इंश्योर करते हैं कि हाँ 10 से 4 ये आपको यही मिलेगा, तो आप जाके इसको वहां मार सकते हैं। और दूसरी बात, जब आप बुलाते हैं हमें, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जब डीडीओज वो जब बुलाते हैं कि आप जो शो काज नोटिस निकाल रहे हैं कि आप आइए, आप अपना स्टैंड जो क्लियर करिए, तो हम अगर उनमें से भी कोई रहेगा तो हम उसको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि आप तो हमें बुला रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है, क्या सिक्योरिटी के इंतजाम है? जब हम उनसे ऐसे पूछते हैं कि क्या सिक्योरिटी के इंतजाम क्या है आपके पास, वो कहते हैं ये हमारे डोमेन में नहीं है, हमारे डोमेन में है आपको बुलाना। लेकिन जब आप हमें बुला रहे हैं तो सिक्योरिटी भी तो प्रोवाइड करानी है। तो कमेटी का गठन, वही हम कह रहे हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बने जो हमसे बात करें। अगर कमेटी नहीं भी बनती है तो एलजी साहब खुद हमें बुलाए ना। हम तो कह रहे हैं एलजी साहब को कि आप बुलाइए हमें, या हमें बताइए कब आना है, कहाँ आना है, हम आएंगे। हमने यहाँ एलजी साहब के जो गवर्नर हाउस है यहाँ का जम्मू में, वहां भी हमने एक बाहर हाथ जोड़ के, शायद आपने देखा होगा, हाथ जोड़ के हमने वहां पूरा दिन बैठे रहे। एलजी साहब प्लीज मीट अस, प्लीज मीट अस। हम पैम्पलेट्स लेके गए थे, एलजी साहब प्लीज मीट अस, हमें टाइम दीजिए, लेकिन नहीं मिला हमें टाइम। हमारी बात ही नहीं कही गई, हमारी बात ही नहीं सुनी गई। तो जब हमारी बात ही नहीं आप सुन रहे हो, ना हमारी बात को आप समझ रहे हो, ना हमें मिलने का मौका दे रहे हो, तो हम कहते हैं या तो आप, चाहे देखिए एलजी साहब के पास तो टाइम नहीं है कि वो हमसे 10 बार मिले, या हमसे, क्योंकि एक बार में तो बात होगी नहीं, 2 बार या 3 बार। तो इसीलिए उसका बेस्ट सोल्यूशन ये था कि कमेटी का गठन करें, 3 लोगों का, 4 लोगों का, जितने भी आप, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हो, जो जिनको पता है कि कैसे टैकल करना है सिचुएशन, जो हमसे भी बात करें और एलजी साहब की बात हम तक पहुंचाए। तो उस वैसी कमेटी का की जो है वो हम मांग कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत आभार लक्की जी, सुवेश जी, आपने बताया कि किस तरीके से आप लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और आप लोगों की बातों को सुना नहीं जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, और आपकी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी माँग भी नहीं है, केवल इतनी-सी माँग है कि हम जीवित रहकर अपना कार्य कर सकें, और जीवित रहना ये प्रत्येक नागरिक का एक हक है, अधिकार है।
क्योंकि जीवित जब तक नहीं रहेंगे तब तक हम कोई कार्य कैसे करेंगे। तो बहुत-बहुत आभार आपका और साथ ही एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि जो सरकार होती है, चाहे वो पक्ष की हो या विपक्ष की, जनता के लिए। मीडिया जो होती है वो कहने के लिए कि जनता के लिए कार्य करती है। अगर हम पुलिस की, आर्मी की या किसी की भी बात करें, वो सब जनता के लिए। लेकिन ये बहुत ही दुखद है कि उसी जनता की, कश्मीर के जनता की, कश्मीर के हिंदुओं की सुनी नहीं जा रही है, उनकी सुनवाई को अनदेखा किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द संज्ञान लेकर कश्मीरी हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करे, जो कि उनका मौलिक अधिकार है। इसी के साथ आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आर शंखनाद।